जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। चावल विहीन या अन्य फसल प्रधान गैर निर्वाहन कृषि, यानी जो ये कृषि है इसमें क्या है, चावल की फसल के अलावा अन्य फसलें बोई जाती है, क्योंकि इसमें वर्षा की कमी होती है और वो भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं होती जो चावल की कृषि के लिए चाहिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, चावल के अलावा दूसरी फसल बो दी जाती है, जैसे गेहूँ, ज्वार, रागी, सोयाबीन, जौ, ये फसलें वहाँ पे उत्पन्न की जाती है। क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक उच्चावच है, वर्षा है, तापमान है, मृदा है, वो चावल की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती, तो वहाँ पे अन्य फसलें ली जाती है। अब देखिए इस कृषि व्यवस्था को चावल विहीन गैर निर्वाहन कृषि भी कहते हैं, यानी जो ये कृषि व्यवस्था है इसे चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि व्यवस्था भी कहते हैं। क्योंकि मानसून एशिया के ऐसे भागों में की जाती है, क्योंकि ये क्या है, मानसून एशिया के ऐसे भागों में की जाती है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती हो, जहाँ पे क्या है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती हो। ठीक है, यानी ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे वर्षा क्या है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती हो, अतः चावल की कृषि नहीं होती, यानी जिसके कारण क्या है चावल की कृषि नहीं होती। चावल की फसल को 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में चावल की कृषि नहीं होती है तथा अन्य खाद्यान्न फसलें उत्पन्न की जाती है, यानी चावल के अलावा अन्य खाद्यान्न फसलें उत्पन्न की जाती है। मानसून एशिया में पाई जाने वाली उच्चावच विभिन्नता, जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों के कारण जो मानसून एशिया में है, मानसून एशिया में पाए जाने वाली जो उच्चावच विभिन्नता, जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों के कारण जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि संभव नहीं है, यानी जैसे जलवायु, मृदा और अन्य जो भौगोलिक कारक हैं, इनके कारण जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि संभव नहीं है उन क्षेत्रों में अन्य फसलें ली जाती है। अब वो कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूँ, सोयाबीन, जौ, कायोलिंग, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी जो फसलें हैं वो फसलें ली जाती है, वो उनकी कृषि की जाती है, यानी गेहूँ, सोयाबीन, जौ और कायोलिंग आदि की कृषि की जाती है। आगे देखिए, भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण, अब हम देखेंगे कि ये कृषि कौन कौन से देशों में की जाती है, एशिया के कौन से क्षेत्र में की जाती है। देखिए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार, इस कृषि प्रदेश का विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया के संपूर्ण मानसूनी क्षेत्र, यानी जो ये कृषि प्रदेश है ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया के संपूर्ण मानसूनी क्षेत्र, जिसमें चीन, जैसे चीन, भारत, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान में ताइवान, फिलीपाइन, द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा, लाओस व वियतनाम के कुछ भागों आदि में है। मतलब जो ये कृषि है वो संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित है, चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, ताइवान, फिलीपींस। ये फिलीपींस या फिलीपाइन एक ही बात है, कहीं पे आपको ये फिलीपींस दिखेगा, कहीं पे आपको ये फिलीपाइन दिखेगा, तो एक ही बात है। सुमात्रा, जाओ, लाओस और वियतनाम आदि क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। इस कृषि क्षेत्र में आने वाले द्वीप समूह, यानी इस कृषि जो ये क्षेत्र है इसमें आने वाले द्वीप समूह, आने वाले द्वीप समूह में जावा, लुजोन, विसापन द्वीप, तटीय सुमात्रा तथा मलाया प्रमुख है। यानी इस क्षेत्र में जो द्वीप है वो कौन कौन से हैं, जावा, लुजोन, विसापन द्वीप, तटीय सुमात्रा और मलाया प्रमुख है। तो ये वे क्षेत्र थे जहाँ पे चावल विहीन कृषि
की जाती है। ठीक है, ये चालवीन कृषि का वितरण था। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या क्या विशेषता है। देखो, भौगोलिक विशेषताएं, हर एक कृषि की कुछ विशेषताएं होती है। उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, उसकी क्या क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए उस कृषि के लिए। तो सभी कृषि के लिए उसकी अलग से भौगोलिक विशेषताएं होती है। तो इसी प्रकार जो चालवीन कृषि है, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दक्षिण प्रदेशों का औसत वार्षिक तापमान। जो दक्षिण प्रदेश है उनका औसत वार्षिक तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तथा उत्तरी मानसून प्रदेशों का औसत वार्षिक तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रहता है। यानी जो दक्षिण एशिया है वहाँ का तापमान तो कितना रहता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो उत्तरी एशिया है यानी उत्तरी प्रदेश हैं उनका तापमान रहता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड के पास। यानी दक्षिण में 21 डिग्री सेंटीग्रेड और उत्तर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रहता है। परंतु भीतरी भागों का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है, और जबकि भीतरी भागों का तापमान कितना रहता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। वर्षा मानसूनी हवाओं से, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, वर्षा यहाँ पे मानसूनी हवाओं से होती है। ठीक है, जो वर्षा है वो मानसून काल में होती है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक वो वर्षा होती है, और वो वर्षा किससे होगी, मानसूनी हवाओं से। ठीक है, तो यानी जो वर्षा होगी वो तीव्र होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, क्योंकि मानसूनी जो वर्षा है उसकी प्रमुख विशेषता है कि वर्षा अनियमित, अनिश्चित, तीव्र, मूसलाधार रूप में, और कभी तो समय से पहले कभी समय के बाद में प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे वर्षा कैसी होगी, तीव्र, मूसलाधार और मानसूनी हवाओं से यहाँ पे वर्षा होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, दक्षिण तथा पूर्वी भारत, दक्षिण तथा पूर्वी भारत, दक्षिण म्यांमार, इंडो चीन में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यानी जो दक्षिण भारत है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भारत है, दक्षिणी म्यांमार और इंडो चीन में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। जबकि चीन के उत्तरी भाग में, पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी पाकिस्तान में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर के लगभग रहता है। यानी कुछ क्षेत्र तो वो है जिनमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और इन दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ पे सिंचाई की सहायता से फसलें बोई जाती है, वहाँ पे सिंचाई की सहायता से उत्पादन किया जाता है फसलों का। ठीक है, और जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पे चावल की कृषि की जाएगी। जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है या 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पे अन्य फसलें, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, इनको बोया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चौथे नंबर पे है आपके 4 नंबर पे, दक्षिणी भागों के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर शेष भागों में जाड़े की ऋतु साधारण होती है। यानी जो दक्षिणी भाग है उन क्षेत्रों में क्या है, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर, जो चक्रवात से प्रभावित जो क्षेत्र है उनको छोड़कर शेष भागों में जाड़े की ऋतु साधारण होती है। ठीक है, यानी दक्षिण भागों के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर शेष भागों में जाड़े की ऋतु साधारण होती है। जो क्षेत्र चक्रवातों से प्रभावित है उस क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि जब अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना आता है जिसमें क्या चक्रवातीय वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून के कारण उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, जो लौटता हुआ मानसून है उसके कारण वर्षा होती है। ये सब चक्रवातों के कारण होता है। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में चक्रवात नहीं आते वहाँ पे जो शीत ऋतु है वो साधारण होती है।
जबकि जिन क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं वहाँ पे क्या है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखिए, वर्षा मौसमी एवं अविश्वसनीय होती है, यानी जो मानसूनी वर्षा की जो विशेषता है वो इसकी भी विशेषता होगी। वर्षा मौसमी एवं अविश्वसनीय होती है, जिस कारण कृषि में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वर्षा पे आप विश्वास नहीं कर सकते, कभी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, कभी समय से पहले प्रारंभ हो जाती है और कभी बहुत देर बाद में प्रारंभ होती है, इसलिए इस कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यानी इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है जहाँ पे चावलविहीन कृषि की जाती है उन क्षेत्रों में क्या है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियों की घाटियों में दोमट तथा बलुई मिट्टी पाई जाती है, यानी ये वो क्षेत्र है जहाँ पे लाल पीली मिट्टी और नदी घाटियों में दोमट तथा बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इन मिट्टियों में ये कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये जो थी चावल विहीन कृषि, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम इतना ही देखेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।